हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन 40 देखने को मिलेगा, जो कि 40 अंक का होगा। ठीक है। देखिए, इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर या फिर जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु का मानव जनित विकिरणकारी बल है। तो ई ऑप्शन। तो देखिए, एरोसोल जलवायु के एक महत्वपूर्ण मानव जनित विकिरणकारी बल का प्रतिनिधित्व करता है। सामूहिक रूप से एरोसोल ब्लॉक और विकिरण के एक हिस्से को प्रतिबिंबित और अवशोषित करते हैं। एरोसोल सामान्य रूप से गैस में द्रव या गैस में ठोस का भी मिश्रण होता है। सूर्य से पृथ्वी पर सौर ऊर्जा विकिरण प्रक्रिया द्वारा आता है। पृथ्वी पर सभी जीवाश्म ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य है। एरोसोल प्रदूषण, जिसमें हवा में निलंबित ठोस और तरल कण होते हैं जो आने वाली धूप को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। ठीक है। ब्लैक कार्बन, जो बर्फ पर जमा होने पर पृथ्वी की सतह को गहरा और कम परावर्तक बना देता है। विकिरण बल इस बात का माप है कि पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली ऊर्जा संतुलन कैसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट, तो यहाँ जलवायु का मानव जनित विकिरणकारी बल क्या है। तो एरोसोल, यह एरोसोल। नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों को श्रेणियों में क्यों बांटा गया है। तो 112 का सी ऑप्शन। पोषी स्तर बनाने के लिए। पोषी स्तर बनाने के लिए खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों को श्रेणियों में बांटा गया। पोषी स्तर बनाने के लिए खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों को श्रेणियों में बांटा गया है। पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला के भीतर के स्तर है जहां एक जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। यह ऊर्जा स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि जीव उत्पादक है, उपभोक्ता है या अपघटक। खाद्य श्रृंखलाओं में पोषी स्तर की संख्या 3 से 5 तक की होती है। ठीक है। अब देखिए, एक खाद्य श्रृंखला मूल रूप से उत्पादकों और उपभोक्ताओं से बनी होती है। ठीक है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट होता है खाद्य श्रृंखला का जो निम्न है। यह पहले उत्पादक होता है, उत्पादक। उसके बाद होता है प्राथमिक उत्पादक। ठीक है। उसके बाद होता है माध्यमिक उत्पादक। ठीक है। फिर होता है तृतीय उत्पादक, तृतीय उपभोक्ता। ठीक है। तृतीय उपभोक्ता। तो पहले होगा उस उत्पादक, उसके बाद होगा आपको प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 113 नंबर देखिए। कहता है कि लोहे का संक्षारण होकर किस रंग का हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पे गौर करें तो ई ऑप्शन। तो देखिए, लोहे का संक्षारण होकर पूरे रंग का हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड बनता है। मौलिक लोहे और उसके मिश्र धातुओं जैसे स्टील के क्षरण को जंग लगना कहा जाता है। ठीक है। यदि लोहे के कोई टुकड़ा कुछ समय के लिए खुली हवा में रहता है तो वह भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रकार प्रक्रिया को जंग लगना तथा पदार्थ को जंग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि लोहे का क्षरण एक प्रकार की ऑक्सीजन प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CIS पॉली आइसोप्रीन किस रबर में मौजूद होता है। ए ऑप्शन, हेविया रबर। तो सीस पॉली आइसोप्रीन हेविया रबर में मौजूद है। ठीक है। ट्रांस पॉली आइसोप्रीन जो है गोएले रबर और परचा रबर में मौजूद होता है। रबर हिबिया जो है ब्रेसिलेनिस नामक पौधे के लेटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर जोसेफ प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात के नियम के संबंध में क्या कहा है। तो बी ऑप्शन। एक दिए गए यौगिक में हमेशा तत्वों का समान अनुपात हो। ठीक है। समान अनुपात होता है और भार के भी जो है तत्वों का अनुपात सदैव समान होता है। तो जोसेफ प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात के नियम के संबंध में कहा है कि दिए गए यौगिकों में हमेशा तत्वों का समान अनुपात होता है और भार के अनुसार भी तत्वों का अनुपात समान होता है। ठीक है। जब जोसेफ प्राउस्ट ने प्रयोगशाला रूप से एक यौगिक में मौजूद तत्वों की संरचना के बारे में
काम किया तो उन्हें पता चला कि वह उनके द्वारा लिए गए सभी नमूनों के लिए समान था। ठीक है, अब देखिए बहु अनुपात का नियम डाल्टन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फिर है उपसर्ग जो है योक्टो ऑटो के लिए क्रमशः गुणज क्या है, तो 116 का होगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो योक्टो यानी 10 के पावर -24 और ऑटो यानी 10 के पावर -18 है, यानी इसका डी ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट फिर है कि डाल्टन, देखिए यहाँ पे यदि कुछ देखें, देखिए यहाँ पे जो है एक फेमटो बराबर होता है 10 के पावर -15, एक पीको बराबर होता है 10 के पावर -12, एक नैनो बराबर 10 के पावर -9, एक माइक्रोन यानी 10 के पावर -6, एक मिली बराबर 10 के पावर -3, एक सेंटी बराबर 10 के पावर -2, एक डेसी बराबर 10 के पावर -1, एक डेका बराबर 10 के पावर 1। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अविभाज्य जो है किस कण से बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी परमाणु। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अविभाज्य कण परमाणु से बना होता है। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है। परमाणु वर्तमान में विभाज्य है। परमाणु के 3 मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु जीवन की मूल इकाई है। अणु एक यौगिक है जो रासायनिक बंधों द्वारा बंधे या दो या दो से अधिक परमाणु से बना होता है। मिश्रण किसी भी अनुपात में शुद्ध पदार्थों के मिलने से बनता है। ठीक है, आयन या तो धनात्मक या ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। नेक्स्ट फिर है कि वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करें। 118 का ए ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी 14.007 AMU। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है सिग्मा आइसोटोप की प्रचुरता प्लस गुने, यहाँ पे हो जाएगा गुने आइसोटोप का द्रव्यमान। ठीक है, आइसोटोप की प्रचुरता गुने आइसोटोप का द्रव्यमान। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा 99.69 इंटू 14.0031 प्लस में 0.39 इंटू 15.0001, यह आ जाएगा 14.0071, यानी ए 14.0071, यानी इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 119 कहता कि दी गई अभिक्रियाओं में से कौन सी प्रतिक्रिया संतुलित प्रतिक्रिया के रूप में गिनी जाती है, बी ऑप्शन। तो 4Al + 3O2 2Al2O3 एक संतुलित प्रतिक्रिया है। ठीक है, एक संतुलित प्रतिक्रिया है। उसके बाद देखिए संतुलित समीकरण है 2H2 + O2 यानी 2H2O। ठीक है, N2 + 3H2 यानी 2NH3। नेक्स्ट 120 है कि A और B विलयन है जो मिश्रित है, परिणामी विलयन की मोलरता की गणना करें। 120 का यदि देखें तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी 0.88 मोल पर लीटर। तो यहाँ पे मोल बराबर होगा M1V1 + M2V2 और नीचे में हो जाएगा V1 + V2। ठीक है, V1 + V2, तो एक की मोलरिटी एवं अनुपात M1V1। ठीक है, आयतन, ठीक है, ए की मोलरिटी एवं आयतन है M1V1 एवं बी की मोलरिटी एवं आयतन है M2V2। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये होगा 1.3 इंटू 100 प्लस 0.8 इंटू 500, नीचे में होगा आपको 100 + 500। तो ये हो जाएगा, आपको सॉल्व करेंगे तो 530/600। ठीक है, 530 में क्या होगा 600, यानी 0.883 बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर है कि कौन सा बंधक सहसंयोजक बंधन द्वारा निर्मित 2 अणुओं के बीच एक ब्रिज की तरह कार्य करता है, सी ऑप्शन। हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन सहसंयोजक बंधन द्वारा निर्मित 2 अणुओं के बीच एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंधन। उसके बाद यदि देखें तो हाइड्रोजन बंधन के गुण है घुलनशील,
स्थिरता होता है, अस्थिरता और उच्च श्यानता और सतह तनाव। हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। नेक्स्ट, पाई बॉन्ड में क्या शामिल होते हैं? बी ऑप्शन, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, तो पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग शामिल होते हैं। ठीक है, सिग्मा बंधन को सबसे मजबूत प्रकार के सहसंयोजक बंधन के रूप में संदर्भित किया जाता है, क्योंकि सिग्मा बंधन के रूप में निर्माण में शामिल ऑर्बिटल्स के मामले में ओवरलैप की सीमा अधिकतम होती है। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच जो मुख्य अंतर नीचे सारणीबद्ध है। उसके बाद देखिए, जैसे है कि पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड एक प्रकार का सहसंयोजक बंधन है जिसमें परमाणुओं के आंतरिक अक्ष एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ठीक है, यहाँ बनने वाला बंधन जो है अंतर्नाभिकीय अक्षों के लंबवत होता है। अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया के उपरांत लवण एवं जल बनाता है। 123 नंबर कहता है कि कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार वाले लवण का जलीय घोल क्षारीय क्यों होता है? 123 का ई ऑप्शन। तो कमजोर एसिड और मजबूत लवण का जलीय घोल आयनिक हाइड्रोलिसिस के कारण क्षारीय होता है। ठीक है, मजबूत एसिड की कमजोर क्षारक के लवण का जलीय घोल कमजोर है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो है SnCl2 + FeCl2 SnCl4 + 2Fe किस प्रकार का एक उदाहरण है? तो सी ऑप्शन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑक्सीकरण यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉन को खोना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना जो है अपचयन कहलाता है। ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण संख्या में कमी अपचयन होता है। ठीक है, तो किसी दिए गए यौगिक के लिए हाइड्रोजन खोना ऑक्सीकरण और किसी दिए गए यौगिक के लिए हाइड्रोजन प्राप्त करना अपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया से ऊर्जा निकलती है और अपचयन प्रतिक्रिया जो ऊर्जा संग्रहित करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 125 कहता निम्नलिखित में से कौन सा जीव कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर देता है जिससे पदार्थ पर्यावरण में स्थानांतरित हो जाता है? 125 का ये मिथेनोजेंस। ठीक है, तो देखिए जुगाली करने वालों की डकार में और मनुष्य में पेट फूलने में मिथेनोजेंस जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया प्रकृति में व्यापक हैं और कीचड़, सीवेज और जानवरों के जो है रुमेन में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि मिथेनोजेंस जीव जो है कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर देता है जिससे पदार्थ पर्यावरण में स्थानांतरित हो जाता है। उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 की यदि बात करें तो कहता अधिकांश कोशिकांग, एक कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता, वह है। तो यहाँ पे यदि देखें राइट आंसर क्या होगा? 126 का होगा बी ऑप्शन, सेंट्रोसोम। तो एक कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता, वह सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम। तो पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम की कमी होती है जबकि पशु कोशिकाओं में यह पाई जाती है। कीटभक्षी पादप में लाइसोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और अन्य विशिष्ट प्लास्टिड के साथ साथ एक बड़ी जो केंद्रीय रिक्तिका का अभाव होता है, लेकिन पौधों की कोशिकाओं में यह पाया जाता है। नेक्स्ट 127 नंबर देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो सी ऑप्शन। तो कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड पौधों और पशु दोनों की कोशिका झिल्ली में पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक जो है स्टेरॉइड है जो जानवरों की कोशिका झिल्ली में पाया जाता है। यह कथन सत्य जो है नहीं है। ठीक है, पौधों की कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक अनुपस्थित होता है। यही कारण है कि वनस्पति तेलों की कोलेस्ट्रॉल मुक्त माना जाता है। पादप कोशिका और पशु कोशिका के बीच प्रमुख देखिए अंतर की यदि बात करें, पादप कोशिका
कोशिका का आकार, पादप कोशिका में देखें तो चाकोर या आयताकार होता है और पशु कोशिका में यह गोल होता है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है और पशु कोशिका में कोशिका भित्ति जो है अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो पादप कोशिका में उपस्थित और पशु कोशिका में अनुपस्थित। प्लाज्मा या फिर कोशिका झिल्ली, ये पादप कोशिका में उपस्थित होता है जबकि पशु कोशिका में भी उपस्थित होता है। अंतः प्रद्रवी जालिका पादप कोशिका में उपस्थित होता है, पशु कोशिका में भी उपस्थित होता है। नाभिक जो है पादप कोशिका में मौजूद होता है, कोशिका के एक तरफ स्थिर होता है और पशु कोशिका में भी नाभिक मौजूद है और कोशिका के केंद्र में स्थित है। लाइसोसोम तो पादप कोशिका में मौजूद है लेकिन बहुत दुर्लभ और पशु कोशिका में उपस्थित है। गोल्जी काय ये उपस्थित है दोनों में, पादप और कोशिका द्रव भी दोनों में उपस्थित है। राइबोसोम भी दोनों में उपस्थित है। प्लास्टिड भी दोनों में, प्लास्टिड जो पादप कोशिका में उपस्थित है लेकिन पशु कोशिका में उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है पादप कोशिका में मौजूद है लेकिन संख्या में कम है और वहीं पशु कोशिका में भी मौजूद है और असंख्य। ठीक है, पोषक का तरीका जो है पादप कोशिका में मुख्यतः स्वपोषी है और पशु कोशिका में यह परपोषी है। नेक्स्ट, एरिथ्रोसाइट का आकार कैसा होता है? ई ऑप्शन। एरिथ्रोसाइट का आकार द्विअवतल होता है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट के प्लाज्मा झिल्ली के परिधीय में प्रोटीन आंतरिक सतह पर स्थित होते हैं। ठीक है, लाल रक्त कोशिकाओं या फिर एरिथ्रोसाइट रक्त को उसका जो है विशिष्ट रंग देता है और रक्त की मात्रा लगभग 40 से 45% बनाती है। ठीक है, फिर लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन लेना और जो है इसे हमारे मुंह शरीर में पहुंचाना है। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोफोरीन निम्नलिखित में से किस बीमारी में शामिल है? ई ऑप्शन। तो देखिए ग्लाइकोफोरीन मलेरिया बीमारी में शामिल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्लाइकोफोरीन प्रोटोजोआ द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो है रिसेप्टर्स जो मलेरिया के कारण बनता है। यह प्रोटोजोआ की रक्त कोशिकाओं में प्रवेश का मार्ग प्रदान करता है। सामान्य रूप से जिन लोगों में जो है ग्लाइकोफोरीन ए एवं बी की कमी होती है वे इस बीमारी के प्रति प्रतिरक्षित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में कौन सा वर्णक प्रमुख रूप से शामिल होता है? 130 का बी, क्लोरोफिल बी। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में क्लोरोफिल यानी बी वर्णक प्रमुख रूप से शामिल है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषक वर्णक है। बैंगनी, नीला और नारंगी लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य क्लोरोफिल ए द्वारा जो है अवशोषित होता है। नीले तथा लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। प्रकाश का नीला रंग अधिकतर क्लोरोफिल ए द्वारा अवशोषित होता है और क्लोरोफिल बी एक वर्णक है जिसका रंग पीला होता है। ठीक है, यह वर्णक सूर्य के प्रकाश के व्यापक अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह पौधों के प्रकाश अवशोषण एंटीना में मौजूद होता है। 131 है कि जेल में डीएनए अणुओं को देखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 131 का ए, एथिडियम ब्रोमाइड। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की तकनीक में जेल पर डीएनए अणुओं को देखने के लिए एथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट, फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एमआरएनए में निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप कोडन है? 132 का सी ऑप्शन। 132 का होगा सी ऑप्शन, यानी माइटोकॉन्ड्रियल एमआरएनए में स्टॉप जो है कोडन एजीजी होता है। ठीक है, उसके बाद है कि एजीजी और एजीए को जो है ओजिनिन के बजाय जो स्टॉप कोडन के रूप में पढ़ा जाता है। ठीक है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए है जो सूचना का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट है कि पैराथायराइड ग्रंथि में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? बी ऑप्शन, मुख्य कोशिकाएं और ऑक्सीफिल
तो पैराथायराइड ग्रंथि में मुख्य कोशिकाएं और ऑक्सीफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि ऑक्सीफिल कोशिकाएं का जो उद्देश्य पूरी तरह से अभी तक समझा नहीं गया है। वे जो मुख्य कोशिकाओं से बड़े होते हैं और उम्र के साथ उनकी संख्या में वृद्धि होती है। ऑक्सीफिल कोशिकाएं जीवन की शुरुआत में दिखाई देती हैं। नेक्स्ट तेरे मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन ट्रांसफ्यूजन। तो ट्रांसफ्यूजन मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। रक्त आधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त या रक्त उत्पादों की अंतःशिरा द्वारा प्रसारित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो रक्त आधान 3 प्रकार के होते हैं। एक तो लाल रक्त कोशिका, दूसरा होता है प्लेटलेट्स आधान, तीसरा होता है प्लाज्मा आधान। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो रक्त हमारे शरीर के वजन का लगभग 7% बनाता है। नेक्स्ट 135 से सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? तो ए ऑप्शन ए बी निगेटिव। तो ए बी निगेटिव सबसे दुर्लभ रक्त समूह है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 136, तो देखिए 136 है कि एडीएच का कार्य क्या है? बी ऑप्शन जल अवशोषण बढ़ाता है। एडीएच का कार्य जल का अवशोषण बढ़ाना है। एडीएच का मतलब एंटीडायूरेटिक हार्मोन है। यह किडनी को बनाता है किडनी को बनाता है या किडनी को बताता है कि कितना पानी संरक्षित करना है और यह पानी के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि में संग्रहित होता है। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी में कमी की प्रतिक्रिया में एडीएच रिलीज कम हो जाता है। नेक्स्ट फिर है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण जोड़ों की सूजन को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन गाउट कहा जाता है। तो यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण जोड़ों की सूजन को गाउट कहा जाता है। यदि आपके शरीर में बहुत अधिक यूरिक एसिड रहता है तो इसे हाइपर यूरिसीमिया होता है। हाइपर यूरिसीमिया के कारण यूरिक एसिड नुकीले क्रिस्टल में एक साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, यूरिक एसिड का जो है स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। नेक्स्ट देखिए 138, हृदय की धड़कन में आवेगों के संचरण का सही मार्ग कौन सा है? बी ऑप्शन यानी SA नोड, AV नोड, HIS पुरकिंजी फाइबर का बंडल। तो हृदय की धड़कन में आवेशों का संचरण का सही मार्ग है S नोड, AV नोड, HIS पुरकिंजी फाइबर का बंडल। ठीक है, विद्युत संकेत जो है अर्टेरिया से होकर गुजरता है जिससे वे नीले में रक्त पंप करते हैं। नेक्स्ट फिर है कि कोलेसिस्टोकिनिन निम्न में से किसको उत्तेजित करता है? ई ऑप्शन। तो कोलिसिस्टोकाइनिन जो है पित्ताशय को उत्तेजित करता है। दाएं यकृत लोब की निचली सतह पर एक पतली दीवार वाली नाशपाती के आकार की थैली होती है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। यह यकृत द्वारा स्रावित पित्त की केंद्रियों और संग्रहित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अग्नाशय कहाँ स्थित है? सी ऑप्शन पेट के पीछे। अग्नाशय पेट के पीछे स्थित है। अग्नाशय लगभग 6 इंच लंबा होता है। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसे सिर के शरीर और पूंछ में जो है डुबोया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि यदि वेग जो है परवलयिक रूप से भिन्न है तो त्वरण कैसे भिन्न होता है? तो ए ऑप्शन रैखिक रूप से। यदि वेग परवलयिक रूप से भिन्न होता है तो त्वरण रैखिक रूप से भिन्न होता है। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण का मान देता है। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो वेग को विभेदित करने पर हमें त्वरण का समीकरण प्राप्त होता है। 142 है कि ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति में किस स्थिति में डोरी में तनाव न्यूनतम होता है? तो ए ऑप्शन उच्चतम स्थिति पर
ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति में उच्चतम स्थिति पर डोरी में तनाव निम्नतम होता है। ठीक है, उसके बाद यदि देखें, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 143 है कि भारहीनता का अनुभव करने वाली किसी वस्तु के लिए क्या सत्य है? बी ऑप्शन, यानी इसमें जड़त्व होता है। भारहीनता का अनुभव करने वाले किसी व्यक्ति के लिए यह सत्य है कि इसमें जड़त्व होता है। वस्तु का भार mg बराबर 0, वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं है। यहाँ भारहीनता के कारण प्रभावी त्वरण शून्य है। वस्तु में द्रव्यमान, इसलिए इसमें हमेशा जड़त्व होता है। ठीक है, भार बल शून्य है, इसलिए अनुभव किया जाने वाला त्वरण शून्य है, क्योंकि यह भारहीनता का अनुभव कर रहा है। 144 है कि किसी भी पदार्थ के पिघलने के लिए सही कथन निम्न में से कौन सा है? बी ऑप्शन। तो इसमें पदार्थ को ऊष्मा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। तो किसी भी पदार्थ के पिघलने के लिए सही कथन है कि इसमें पदार्थ को ऊष्मा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। पिघलना या वाष्पीकरण जैसी प्रक्रिया में जहाँ अवस्था परिवर्तन होता है, तापमान नियत रहता है, केवल वस्तु की ऊष्मा प्रदान की जाती है। पिघलना जो है स्थिर तापमान पर ठोस का तरल में रूपांतरण है। नेक्स्ट फिर है कि यदि समान आयाम के दो पल्सों में से प्रत्येक में 2 जूल ऊर्जा होती है, तब वे स्ट्रिप को पूरी तरह से सीधा बनाते हुए एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो सिस्टम की ऊर्जा क्या होगी? बी ऑप्शन, 4 जूल। तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षित रहेगी, तो उस क्षण ऊर्जा जो होगा 2 + 2 हो जाएगा, यानी 4 जूल हो जाएगा। किसी वस्तु की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित होती है। ठीक है, तरंग जो है ऊर्जा का प्रवाह है। नेक्स्ट फिर निम्नलिखित में से कौन एक पारदर्शी अपवर्तक माध्यम का एक भाग है जो एक गोलाकार सतह और दूसरी समतल सतह से घिरा होता है? सी ऑप्शन, लेंस। तो लेंस एक अपारदर्शी अपवर्तक माध्यम का एक भाग है जो गोलाकार सतहों या एक गोलाकार सतह और दूसरी समतल सतह से बंधा होता है। लेंस को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। दूसरा होता है अवतल लेंस या अपसारी लेंस। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 147 है कि कमरे के तापमान पर अर्धचालकों में निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है? ए ऑप्शन, वैलेंस बैंड आंशिक रूप से खाली और कंडक्शन बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ। कमरे के तापमान पर अर्धचालकों में वैलेंस बैंड आंशिक रूप से खाली और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद देखें तो इंसुलेटर में वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉनों को जो है चालन बैंड से एक बड़े अंतर से अलग किया जाता है। धातुओं जैसे कंडक्टरों में वैलेंस बैंड चालन बैंड को ओवरलैप करता है। ठीक, उसके बाद देखिए अर्धचालकों में वैलेंस और चालन बैंड के बीच एक छोटा सा अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति कोण का मान क्या होता है? बी ऑप्शन, 90 डिग्री। तो पृथ्वी के चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर नति कोण का मान होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहाँ से उत्पन्न होता है? बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के विखंडन से उत्पन्न होता है। तो बीटा विकिरण जो है ये परमाणु के नाभिक के विखंडन से उत्पन्न होता है। बीटा उत्सर्जन में नाभिक का एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक बीटा कण में विघटित हो जाता है। नेक्स्ट है कि जब 10Ne22 2 अल्फा कणों और एक अज्ञात नाभिक में विघटित होता है तो कौन सा अज्ञात नाभिक बनता है? तो बी ऑप्शन, कार्बन। ठीक है, तो जब 10Ne22 2 अल्फा कणों और एक अज्ञात नाभिक में विभाजित होता है तो कार्बन नाभिक होते हैं। ठीक है, कार्बन नाभिक होते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में एक अल्फा कण के उत्सर्जन पर परमाणु संख्या में 2 अल्फा कण की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 अंक की कमी मापी जाती है। ठीक है, ऐसा परमाणु जो कि आवर्त सारणी में 2 स्थान पीछे खिसक जाता है। ठीक है, अब देखिए यदि किसी रेडियो सक्रिय नाभिक बीटा कण उत्सर्जित करता है तो परमाणु संख्या 1 अंक बढ़ जाता है तथा द्रव्यमान संख्या अप्रभावित रहती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।